मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और आज हम लोग साइटोलॉजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी बॉडी को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग गोल्गी बॉडी को पढ़ लेते हैं। गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है और इसका नाम गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपैरेटस भी है। गोल्गी बॉडी की खोज, इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्गी के नाम पर ही इसका नाम गोल्गी बॉडी पड़ा। कैमिलो गोल्गी जो है एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट जिन्होंने 1898 में गोल्गी बॉडी की खोज की थी। किसमें की थी? इन्होंने पुरकिंजे सेल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ आउल में देखा। इन्होंने आउल का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स पुरकिंजे सेल्स है, पुरकिंजे सेल्स का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आउल के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो पुरकिंजे सेल्स होती हैं उसमें इन्होंने गोल्गी बॉडी को देखा और गोल्गी एपैरेटस नाम दिया। इसका नाम इन्होंने गोल्गी एपैरेटस दिया। गोल्गी एपैरेटस, इसका नाम इन्होंने गोल्गी एपैरेटस दिया, जो कि इन्होंने पुरकिंजे सेल्स से में खोजा था, आउल के पुरकिंजे सेल्स में खोजा था। इस और इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1906 में। 1906 में इनको नोबेल प्राइज मिला कैमिलो गोल्गी को। और इन्होंने खोज किसकी की थी? गोल्गी बॉडी की। गोल्गी बॉडी को इन्होंने आउल में देखा था, जो पुरकिंजे सेल्स है उसमें इन्होंने गोल्गी बॉडी को देखा था। ये जो गोल्गी बॉडी है ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक फीचर ये नहीं है। तो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, लेकिन ये आरबीसी जो ह्यूमन के आरबीसीज हैं उसमें ये नहीं पाई जाती हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में है। लेकिन ये आरबीसीज में भी गोल्गी बॉडी नहीं पाई जा रही है। प्लांट में भी पाई जाती है और एनिमल्स जो भी सेल्स हैं उनमें सब में, दोनों सेल्स में ही, प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में ही ये गोल्गी बॉडी पाई जाती है। प्लांट सेल में इसको डिप्टियोसोम कहते हैं। प्लांट सेल में जब इन्होंने इसकी खोज पेरनोसाइट ने 1910 में किया। पेरेंस्टीटो ने 1910 में जब देखा कि एक जो है बॉडी है तो इसको नाम दिया इन्होंने डिप्टियोसोम। इनको लगा कि ये कुछ अलग स्ट्रक्चर है और उसको इन्होंने नाम दे दिया था डिप्टियोसोम। लेकिन जब बाद में इसके फंक्शन और फीचर्स देखे, स्ट्रक्चर देखा, इसका डिटेल में स्टडी किया तो पता चला कि ये गोल्गी बॉडी ही है। तो लेकिन चूंकि इन्होंने डिप्टियोसोम प्लांट सेल के लिए खोज लिया था, इसलिए प्लांट सेल में हम जो गोल्गी बॉडी है उसको डिप्टियोसोम कहते हैं। जबकि गोल्गी बॉडी की खोज इन्होंने कर लिया था, इनको भी ये चीज़ पता थी, लेकिन चूँकि एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर इन्होंने प्लांट में देखा, लेकिन ये वो नहीं देख पाए कि ये गोल्गी बॉडी ही है। इसलिए इन्होंने उस प्लांट सेल में डिप्टियोसोम नाम दिया गोल्गी बॉडी को ही। जब इसकी डिटेलिंग करने लगे, इसके स्ट्रक्चर के, इसके फंक्शन की, तब इनको पता चला कि ये एक्चुअली जो डिप्टियोसोम हमने खोजा है वो गोल्गी बॉडी है। चूँकि प्लांट सेल में इन्होंने खोज लिया था और नाम दे दिया था, तो हम प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडी है उसको डिप्टियोसोम नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस में पाई जाती है। हमने देखा कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, जहाँ पर भी प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होनी होती है वहाँ पर ये पाई जाती है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है। जहाँ पर सिक्रेशन होता है, सिक्रेटिंग जो बॉडीज़ होती हैं, सेल्स होती हैं, उनमें गोल्गी बॉडी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो हमने देखा यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाई जा रही हैं। अब एब्सेंट किस में है? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। ये जो सेल ऑर्गेनेल है गोल्गी बॉडी, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है। ह्यूमन आरबीसीज में भी नहीं पाई जाती है। दीज आर एक्सेप्शन। ये ह्यूमन जो आरबीसी है ये कहाँ का फीचर है? ये यूकैरियोटिक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में पाई जा रही है, लेकिन ह्यूमन के जो आरबीसी है उसमें ये पाई नहीं जाती, ये एक्सेप्शन है। सीव ट्यूब प्लांट सेल में पाई जाती है, लेकिन फ्लोएम का जो सीव ट्यूब है उसमें ये नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में पाई जा रही है, प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी पाई जा रही है, लेकिन प्लांट सेल का ही जो फ्लोएम होता है,
फ्लोएम इज द कंडक्टिंग ट्यूब ऑफ फूड। ये जो है जो प्लांट के सभी पार्ट में फ्लोएम जो है फूड को पहुंचाता है। तो इसमें जो है जो सीड ट्यूब पाई जाती है उसमें ये नहीं पाई जाती है, गोल्गी बॉडी एब्सेंट होती है सीड ट्यूब ऑफ फ्लोएम। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो मेल और फीमेल गैमेट है ब्रायोफाइट्स का और टेरिडोफाइट्स का, मेल और फीमेल गैमेट्स में भी ये नहीं पाई जाती है, जबकि प्लांट्स में पाई जा रही हैं, हर जगह पाई जा रही हैं। लेकिन जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स का फीमेल और मेल गैमेट है उसमें ये नहीं पाई जा रही हैं। फंजाई में भी ये नहीं पाई जाती हैं। तो हमने देखा कि जो प्लांट है, प्लांट्स में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, फंजाई, इन सब में ये नहीं पाई जाती हैं। लेकिन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के खाली मेल और फीमेल गैमेट्स में ही नहीं पाई जा रही हैं, फ्लोएम के सीड ट्यूब में नहीं पाई जा रही है, बाकी जगह ये पाई जा रही हैं और फंजाई में नहीं पाई जा रही हैं। और जब एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में सभी जगह पाई जा रही है, बस ह्यूमन के आरबीसीज में ये एब्सेंट है, नहीं पाई जा रही है। अब हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके कितने जो स्ट्रक्चर है उसके कितने कंपोनेंट हैं। तो इसको जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो उसमें भी सिस्टर्नी थी, वैक्यूल्स, सिस्टर्नी थी, वेसिकल्स था और ट्यूब्यूल्स था। इसका जो कंपोनेंट है, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो भी 3 भागों से मिलकर बनता है। एक है सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकल्स और तीसरा है ट्यूब्यूल्स। जो सिस्टर्नी होती है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और जो ये फेज है इसको बोलते हैं सिस फेज, और ये जो फेज है उसको बोलते हैं ट्रांस फेज। ये जो सिस फेज है ये रिसीविंग फेज है, और ये जो है ये रिलीज करता है, एग्जिट फेज है, यहाँ से एग्जिट होती है, एग्जिट फेज है या रिलीजिंग फेज कह सकते हैं। तो हमने देखा कि इसके जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक, हॉलो सैक लाइक स्ट्रक्चर, फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, इसमें ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरे होते हैं, फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। प्लांट्स में लगभग 3 से 7 इनकी संख्या होती है सिस्टर्नी की, और एक के ऊपर एक होती है, एक के ऊपर एक रहती हैं। लीवर जो है, लीवर सेल है उसमें अबाउट 15 नंबर। तो हम देख सकते हैं कि ये वेरी नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर में ये पाई जा रही है, अलग अलग सेल्स में अलग अलग पाई जा रही है। तो प्लांट्स में 3 से 7 इनकी संख्या हो रही है, लीवर्स में अबाउट 15 नंबर है। कौन? सिस्टर्नी सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा होता है, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे व्यवस्थित रहती हैं। तो जो पहला होता है जहाँ से ये एंट्री करता है तो उसको सिस फेज कहते हैं, और जहाँ से रिलीज करता है उसको ट्रांस फेज कहते हैं, और ये एग्जिट है। और इनके बीच में जो भी सिस्टर्नी आती है उसको मीडियल कहते हैं, मतलब बीच का मीडियल सिस्टर्ना बोलते हैं, मीडियल सिस्टर्नी बोलते हैं इसको, एंट्री सिस्टर्नी, इसको एग्जिट, और बीच का जो रहता है उसको मीडियल सिस्टर्नी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इसके कंपोनेंट हैं, स्ट्रक्चर के कंपोनेंट हैं, वो सिस्टर्नी है, वेसिकल्स है और ट्यूब्यूल्स है। जो ट्यूब्यूल्स होती है वो ब्रांच्ड होती है, इरेगुलर इन शेप होती है और टुवर्ड्स पेरीफेरी की तरह होती है। तो जो गोल्गी बॉडी है, जिसको गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं, इसको प्लांट में डिक्यूसोम कहते हैं। इसकी खोज इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी ने की थी इसकी खोज, और इन्हीं के नाम पर गोल्गी बॉडी का नाम पड़ा। इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1906 में, और इन्होंने खोज की थी पुरकिंजे सेल, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पुरकिंजे सेल है उसमें इन्होंने गोल्गी बॉडी को देखा था। आउल जो होता है उसके गोल्गी बॉडी में, उसके पुरकिंजे सेल में देखा था। यूकैरियोटिक सेल में ये प्लांट और एनिमल सेल में पाई जा रही हैं, प्लांट में लेकिन फ्लोएम के सीड ट्यूब में नहीं पाई जा रही है, और फंजाई में नहीं पाया जा रहा है। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स जो हैं उनके मेल एंड फीमेल गैमेट्स में नहीं पाई जा रही हैं। और हमने देखा कि जो एनिमल सेल है उसके ह्यूमन के आरबीसीज में ये नहीं पाई जा रही हैं। और इसके 3 कंपोनेंट है, सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल है एंड
वेसिकल्स है। जो सिस्टर्नी है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा हुआ है और एक के ऊपर एक ये व्यवस्थित रहते हैं। जो वेसिकल्स है वो राउंड शेप है, राउंडेड है और स्टोरेज का काम करता है। तो जो कैमिलोगोल्जी हैं ये न्यूरोलॉजिस्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस हम देखते हैं। इसके आगे हम अब कंपोनेंट को थोड़ा सा डिटेल देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखते हैं। गोल्गी बॉडी के 3 कंपोनेंट हैं। इनके स्ट्रक्चर के कंपोनेंट हैं कंपोनेंट, मतलब गोल्गी बॉडी में 3 टाइप के स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। एक है सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकल्स और तीसरा है ट्यूबुल्स। चूँकि ये गोल्गी बॉडी के हैं तो गोल्गी सिस्टर्नी और गोल्गी वेसिकल्स या गोल्गी ट्यूबुल्स भी इसको कहा जा सकता है। जो सिस्टर्नी है वो एक के ऊपर एक सिस्टर्ना ऐसे लगी है। ये जो कॉनकेव फेस है, ये कॉनकेव है, ये इस तरह से ये जो फेस है इसका कॉनकेव है और जो ये फेस है ये कॉन्वेक्स है। तो ये जो है सिस फेस और कॉनकेव फेस और जो ये फेस है इसका किसी भी सिस्टर्नी का जो ये फेस है ये है ट्रांस फेस या फिर रिलीजिंग फेस। यहाँ से चीज़ें क्या हो रही हैं, रिलीज हो रही हैं, बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे बाहर चली जा रही हैं। ये एग्जिट फेस इसीलिए इसको कहते हैं। तो जो सिस फेस है वो कॉनकेव है और जो ट्रांस फेस है वो कॉन्वेक्स है, वो कॉन्वेक्स है। और एक दूसरे के ऊपर एक सिस्टर्ना दूसरे सिस्टर्ना के ऊपर एक सिस्टर्ना दूसरे सिस्टर्ना के ऊपर लगी होती है। तो एक जो सिस्टर्ना है उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है और उसकी चौड़ाई भी है, ऐसे दूसरे सिस्टर्ना की भी है और एक सिस्टर्ना और दूसरे सिस्टर्ना के बीच भी एक स्पेस है। ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर लगी होती है लेकिन ये सटी नहीं है, एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं है, इनके बीच में स्पेस है। तो इस तरह से ये सिस्टर्ना का स्ट्रक्चर है। और जो वेसिकल्स है जैसे ये सिस्टर्ना है, ये सिस्टर्नी है, इसके किनारे पर राउंड लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। राउंड लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड है, ये वेसिकल्स है, राउंडेड है। और ये इसके एज पर पाई जा रही है, प्रेजेंट एट एज ऑफ वेसिकल्स ऑफ सिस्टर्ना। जो सिस्टर्नी है उसके एज पर पाई जाती है। जो सिस्टर्नी भी है जो एज पर है थोड़ी सी स्वेल है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर है, स्वेल है, सॉलिड, और इसी से बाय बडिंग ये वेसिकल्स बन जाती हैं। ट्यूबुल्स जो होती हैं वो इरेगुलर इन शेप होती हैं, इरेगुलर इन शेप। ये ब्रांच्ड हैं, ब्रांच इनकी हो जाती है, ब्रांच एंड इरेगुलर इन शेप और पेरीफेरी की तरफ है। जो ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी तरफ ये इनका रहती है। ये गोल्गी बॉडी है। तो ये जो सिस्टर्नी है ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की तरफ है। और जो ये इसका ट्यूब्यूल है टुवर्ड्स पेरिफेरी है, टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ है और ये न्यूक्लियस की तरफ है। या ये भी कह सकते हैं कि जो सिस्टर्ना का जो सिस फेस है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियस है और जो ट्रांस फेस है टुवर्ड्स पेरिफेरी है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये है सेल मेम्ब्रेन के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं। जो सिस्टर्नी है
ये ट्यूब्यूल्स हैं, सॉरी वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स राउंड लाइक स्ट्रक्चर है, और जो ट्यूब्यूल है ये पूरा मिलके गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस बना रहे हैं। ये पूरा गोल्गी एपरेटस है, गोल्गी एपरेटस का ये स्ट्रक्चर है। ये गोल्गी बॉडी के कंपोनेंट हैं जो सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल से मिलकर बन रहे हैं। अब हम देखते हैं गोल्गी बॉडी के और भी नाम हैं। इसको गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं। गोल्गी बॉडी के और अलग नाम जैसे बेकर्स बॉडी, बेकर्स बॉडी क्योंकि यहाँ पर सिंथेसिस हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स ये सब बन रहे हैं, इसलिए बेकर्स बॉडी कहते हैं। बेकिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। इडियोसोम कहते हैं इसको। और लाइपोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया भी गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। गोल्गी एपरेटस तो कैमिलो गोल्जी ने कहा ही था। और डिक्टियोसोम भी कहते हैं, डिक्टियोसोम अनदर नेम में इसको डिक्टियोसोम भी बोलेंगे। डिक्टियोसोम कहाँ पाया जा रहा है, बोला जा रहा है इसको प्लांट्स में, प्लांट्स में इसको डिक्टियोसोम कहा जा रहा है। गोल्गी एपरेटस टर्म दिया था कैमिलो गोल्जी ने। इडियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया ये इसके अनदर नेम्स हैं। प्लियोमॉर्फिक भी बोला जाता है। प्लियोमॉर्फिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि अलग अलग सेल में इसके स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज अलग अलग है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब ही होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज इन डिफरेंट सेल। जो अलग अलग सेल हैं, अलग अलग बॉडी है, उसमें इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग टाइप का हो जाता है, इसलिए इसको प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है। इस तरह से हमने इसके बहुत से नाम देखे। डिक्टियोसोम है, बेकर्स बॉडी है, इडियोसोम है, लाइपोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके फंक्शन को देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ट्रैफिक इन सेल। ये ट्रैफिक जो सेल में जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी ट्रैफिक करता है कि किसको जाना है, किसको नहीं जाना है, किसको कहाँ देना है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अनदर नेम इज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ये कंट्रोल करता है कि यहाँ पे ये गोल्गी बॉडी कंट्रोल करता है कि इसको यहाँ जाना है, इसको यहाँ जाना है। ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस चीज़ को कहाँ जाना है और कहाँ से आना है, इसीलिए इसको गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट है, ये प्रोसेसिंग यूनिट है क्योंकि इसमें ही एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है और जो चीज़ें आ रही हैं वो जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन में, लिपिड ग्लाइकोलिपिड में, यहीं पर इसकी सॉर्टिंग हो रही है, उसके बाद पैकेजिंग हो रही है, इसलिए इसको हम प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सिंथेसिस होती है, फिर सॉर्टिंग होती है कि किसमें क्या क्या अलग अलग चीज़ों को अलग अलग किया जाता है, उसके बाद उसके हिसाब से उनकी पैकिंग भी होती है कि इनको ये चीज़ चाहिए तो उनको यहाँ भेजना है। ये जो किसी भी इंडस्ट्री में होती है, किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट में होती है, इंडस्ट्रियल यूनिट में जो काम होता है, इंडस्ट्रियल यूनिट में क्या होता है कि रॉ मटेरियल आता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है कि क्या बनना है, क्या डाला जाएगा उसमें, उसके बाद इसकी शॉर्टिंग होती है, अलग अलग उनको किया जाता है, फिर उसके बाद उसके मटेरियल के हिसाब से उनकी पैकेजिंग होती है अलग अलग, फिर उसके बाद वो बाहर की तरफ सप्लाई कर दिया जाता है। किसी भी इंडस्ट्रियल बॉडी में यही तो होता है, प्रोसेसिंग यूनिट में यही काम होता है। सेम काम गोल्गी बॉडी में भी होता है, इसीलिए इसको हम प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। इसमें ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या है कि जो प्रोटीन है वो ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो लिपिड है उसको ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट वो हो जाता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का है
कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर जुड़ता है, शॉर्टिंग होती है यहाँ पर इसकी लाइपो कार्बोहाइड्रेट की। और सिंथेसिस किसकी होती है? हेमीसेल्यूलोज की सिंथेसिस हो रही है, सियालिक एसिड की सिंथेसिस। सियालिक एसिड, जो सियालिक एसिड है, सियालिक एसिड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और इसकी सिंथेसिस कहाँ हो रही है? गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी में सिंथेसिस होती है और गोल्गी बॉडी में सिंथेसिस होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही उसको गोल्गी बॉडी के सिंथेसिस होने के बाद इसी को ही सप्लाई हो जाता है। हेमीसेल्यूलोज की भी सिंथेसिस हो रही है, पॉलीसेकेराइड्स बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट्स। जो सेल प्लेट्स हैं, सेल प्लेट्स की जरूरत कहाँ पड़ती है? साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होती है जैसे ये जो सेल है इसमें जब साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस होती है तो एक सेल दूसरी सेल से एक सेल में डिवीज़न होना रहता है, इसका अलग अलग होना होता है। तो यहाँ पर एक सेल को दूसरे सेल से बांटने के लिए जो सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट कहाँ बन रही है? साइटोकाइनेसिस के दौरान बन रही है। साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट बनती है। तो ये जो सेल प्लेट है ये गोल्गी बॉडी बनाती है। गोल्गी बॉडी सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है। जो लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम, जो यहाँ से चीज़ें आती हैं फिर इसमें और रिलीज हो जाती है, इसके हम फंक्शन को अभी देखेंगे। तो जो लाइसोसोम बन रहा है, लाइसोसोम, इसके स्ट्रक्चरल लाइसोसोम क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एंजाइम फील्ड है, एंजाइम है सिर्फ, बैग लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर, और जो क्या है? एंजाइम से भरा हुआ है, वही लाइसोसोम है। और ये लाइसोसोम जो है गोल्गी बॉडी बनाती है, गोल्गी बॉडी लाइसोसोम बना रही है। और ये गोल्गी बॉडी जो है, ये बताया नहीं हमने, SER से बन रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग जब RER में कन्वर्ट हो रही है। कब? ट्रांजिशनल जो फेज हो रहा है, ट्रांजिशनल SER, ट्रांजिशनल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग जब SER कन्वर्ट हो रही है, किसमें? RER में कन्वर्ट हो रही है, या RER जब SER में कन्वर्ट होता है तो उसके बीच में जब ये कन्वर्ट होता है तो वो फेज कहलाता है ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी से बनता है गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन, गोल्गी बॉडी लाइसोसोम का फॉर्मेशन कराता है इस तरह से। और जो स्पर्म है, स्पर्म का एक्रोसोम, जो एक्रोसोम है, ये स्पर्म का जो एक्रोसोम है इसका भी फॉर्मेशन जो है गोल्गी बॉडी से होता है, फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फंक्शन है गोल्गी बॉडी का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या करती है? ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिकिंग और इन सेल करता है, प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है, ग्लाइकोसाइलेशन होता है, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट हो रहा है, हेमीसेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड, सियालिक एसिड, इन सबका सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट्स साइटोकाइनेसिस के दौरान बन रहा है, फॉर्म लाइसोसोम एंड एक्रोसोम, लाइसोसोम और एक्रोसोम का भी फॉर्मेशन कौन करा रहा है? गोल्गी बॉडी करा रहा है। इस तरह से हमने देखा ये सब इसके फंक्शन है। अब हम जरा इसके स्ट्रक्चर फंक्शन, स्ट्रक्चर जो कैसे ये बन रहा है एक्चुअली
उसको हम देखते हैं कैसे इनका फॉर्मेशन हो रहा है, और सिस और ट्रांस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये है, ये ट्रक है, ये है वेस्किल, वेस्किल इंट्री वेस्किल, इंट्री वेस्किल। तो ये जो रॉ मटेरियल है उससे इंट्री वेस्किल के थ्रू, इंट्री वेस्किल के थ्रू ये यहाँ पर आती है। और ये हर जगह ये वेस्किल्स एक, क्योंकि अगर ये फ्लूइड में रिलीज हो जाएंगे तो डिस्क्रीट हो जाएगा पूरा साइटोप्लाज्म में। इसलिए जब भी एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी में ये जा रहे हैं तो थ्रू वेस्किल्स जा रहे हैं, तो जो इंट्री, इसको जो जैसे किसी इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो मैटर जो चीज़ें आती हैं वो ट्रक के थ्रू आती हैं। किसी भी चीज़ की इंट्री रॉ मटेरियल आता है तो वो किसी ट्रक के थ्रू आता है। तो वैसे ही इंट्री वेस्किल्स के थ्रू ही रॉ मटेरियल आता है। इसमें सिस्टर्नी भी आती हैं, और एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी में भी ये वेसिकल्स के थ्रू ही एंट्री कर रहे हैं। फिर यहाँ से जब इनकी पहले क्या हो रहा है, एंट्री हुई, सिंथेसिस हो रही है, इसी चीज़ का सिंथेसिस हो रहा है। फिर उसके बाद शॉर्टिंग हो रही है, उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ कम ज़्यादा करना है, शॉर्टिंग हो रही है। शॉर्टिंग करने के बाद फिर इसमें सॉर्टिंग हो रही है। पहले क्या हो रहा है, सिंथेसिस, रॉ मटेरियल मिल गया, चीज़ें बनने लगी, सिंथेसिस हो रहा है। सिंथेसिस के बाद सॉर्टिंग हो रहा है, सॉर्टिंग करने के बाद इसकी पैकेजिंग हो रही है, पैक कर करके इसको रिलीज कर दिया जा रहा है। तो पैकेजिंग हो जा रही है जब, तो ये वेस्किल्स के थ्रू एक जगह से जो भी चीज़ बन रही है वो एक सिस्टर्ना से दूसरे सिस्टर्ना में वो वेस्किल्स के थ्रू ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये इसमें जो चीज़ें हैं वो अगर ऐसे ही रिलीज हो जाएंगी तो साइटोप्लाज्म में पूरा ये डिस्क्रीट हो जाएंगी, इसलिए ये वेस्किल्स में भर भर के आती हैं और इस तरह से चली जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ चीज़ें अलग अलग जगह, अलग अलग जिसको ज़रूरत होती है उसको पहुंचा दी जाती हैं, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहुंचा दी जाती हैं, और कुछ जो है वो ऐसे ही ये जो वेस्किल्स है यहाँ आ जाती है और थ्रू एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये बाहर चली जाती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जैसे सियालिक एसिड इसको चाहिए तो वो इसी में रिलीज हो जाती है, और बाकी अलग अलग जगह पहुंचा दी जाती है, और बाकी साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, इसके मेम्ब्रेन के थ्रू इसके बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जैसे किसी भी इंडस्ट्री में ट्रक के थ्रू कोई सामान आता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, बनता है, सिंथेसिस होगी, प्रोसेसिंग होगी, फिर पैकेजिंग होगी। उसके बाद जब कोई चीज़ बन जाती है, रॉ मटेरियल से कोई सामान जब बन जाता है, उसके बाद ये बाजार में, मार्केट में सप्लाई करने के लिए भी किसी ट्रक की ज़रूरत होती है। ये जो ट्रक है जिससे एग्जिट और एंट्री हो रही है, ये वेस्किल्स है। जैसे इंडस्ट्री में ट्रक की ज़रूरत होती है सामान की एंट्री और एग्जिट के लिए, वैसे ही यहाँ पर वेस्किल्स की ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल की एंट्री के लिए, और जब वो बन जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि गोल्गी बॉडी में जो चीज़ें बन रही हैं, सॉर्टिंग, सिंथेसिस, सॉर्टिंग और पैकेजिंग कैसे हो रही है। अब हम इनके थोड़ा सा मैकेनिज्म के वो देख लेते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म को देखते हैं। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
राइबोसोमल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन, राइबोसोम ने बनाया प्रोटीन, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसको बनाया, वेसिकल्स को बनाया। वेसिकल्स को बना रहा है कौन, वेसिकल्स को ईआर बना रहा है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उससे वेसिकल्स बन रहा है, और वेसिकल्स के अंदर जो प्रोटीन है वो राइबोसोम बना रहा है। ये अब ये सिस्टर्ना से अटैच हो गए। कौन, ये जो वेसिकल है, ये जो वेसिकल है ये सिस्टर्ना से अटैच हो गए। अब जो भी चीज़ इसमें थी इन्होंने इसमें रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया तो यहाँ पे कुछ ऐड हुआ, जैसे प्रोटीन अगर किया तो फिर ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हुआ, लिपिड किया तो लिपिड में कन्वर्ट हुआ। फिर अब ये यहाँ से बाहर आ गए, कुछ और कन्वर्ट हो गए, फिर ये दूसरे सिस्टर्ना में जा रहे हैं, इस तरह से दूसरे सिस्टर्ना में जा रहे हैं। तो एक जगह से जो दूसरी जगह ये जा रहे हैं और फिर सिस्टर्ना से अटैच हो जा रहे हैं, इस तरह से। फिर अटैच हुए, लेकिन एक दूसरे से सिस्टर्ना ही अटैच नहीं हो रहे हैं, थ्रू वेसिकल्स अटैच हो रहे हैं, थ्रू वेसिकल्स। ये जो वेसिकल्स है ये अटैच हो रही है, अटैच होके यहाँ पे रिलीज कर देती है। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चीज़ें, ये वेसिकल्स यहाँ पर अटैच होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चीज़ें छोड़ देते हैं। इस तरह से हमने इसके स्ट्रक्चर को, इसकी फंक्शनल स्ट्रक्चर को देखा कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं। जो गोल्गी बॉडी होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसे है। इसके डिटेल स्ट्रक्चर को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये, और यहाँ पर क्या होती है, किनारे किनारे वेसिकल्स होती है। ये गोल्गी बॉडी का डिटेल स्ट्रक्चर है। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है कि ये काम कैसे करती हैं, इनका फंक्शन कैसे होता है, कि कैसे ये चीज़ें बनती हैं, फिर कैसे एक जगह से चीज़ें बन के दूसरी जगह आ जा रही। अब ये जो रिलीज हो गई इसमें क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम है, इस तरह से क्या बन गया, लाइसोसोम बन गया। एक बॉडी पूरा भरा हुआ है, उसको रिलीज कर दिया गया, लाइसोसोम बन गया। लाइसोसोम ही तो बना रहा है गोल्गी बॉडी। इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से ही लगा हुआ क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, राइबोसोम लगा है तो आर, नहीं लगा है तो SER। और इसका जो ये सिस फेज है, सिस, ये किस तरफ है, न्यूक्लियस की तरफ। ये जो ट्रांस फेज है, जो ट्यूब्यूल है, वो किस तरफ है, टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ये सिस है, सिस फेज है, और ये क्या है, ट्रांस। सिस न्यूक्लियस की तरफ, ट्रांस सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर देखा, ये है वेसिकल, ये है ट्यूब्यूल, ये हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। ये इसके फंक्शन कैसे वो काम कर रहा है, और कैसे प्रोटीन कैसे ये बन रहा है, लाइसोसोम कैसे बन रहा है, और कैसे एक सिस्टर्ना से चीज़ें दूसरे सिस्टर्ना में आ रही हैं। तो ये फंक्शनल मैकेनिज्म है कि गोल्गी बॉडी कैसे काम करता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, लेकिन जो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इस वेसिकल्स को बना रहा है। फिर धीरे 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 करते करते
ये बाहर निकल जाते हैं और एक सिस्टर्ना से दूसरे सिस्टर्ना में वो वेसिकल्स के थ्रू आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर, उसकी हिस्ट्री और उसके फंक्शन के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम लोग किसी अन्य ऑर्गेनेल्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए।